Hello students, welcome back to my class. So dear students, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 5 लेकर आया हूँ. ये क्लास 12 के आर्ट सब्जेक्ट का है. ओके, सो लेट अस बिगिन. तो चैप्टर नंबर 5 जो कि है कॉन्टेम्प्ररी साउथ एशिया. इसमें हम साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि साउथ एशिया क्या है. व्हाट इज साउथ एशिया? अगर हम साउथ एशिया की बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एशियन कॉन्टिनेंट. एशियन कॉन्टिनेंट का जो साउथ वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है साउथ एशिया. तो अब ये साउथ एशिया क्या है? अब साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया 7 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है. और इस वीडियो में यहाँ पर जो बोर्ड पे आप देख रहे हो, मैं सिर्फ इंडिया का मैप ड्रॉ किया हूँ, पूरे साउथ एशिया का नहीं. ओके, आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ताकि आप इस चीज को इजिली अंडरस्टैंड करो. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साउथ एशिया. साउथ एशिया 7 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है और उसको हम कहते हैं साउथ एशिया. अब कौन सी कंट्रीज आती है इसमें? सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमारा मैप ऑफ इंडिया है. इंडिया के मैप के इस साइड में अगर नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पाकिस्तान आएगा. इस साइड आपको मिलेगा चाइना, यहाँ पर आपको दिखेगा नेपाल, हियर भूटान, ईस्ट में आपको मिलेगा म्यांमार, यहाँ मिलेगा बांग्लादेश और ये है श्रीलंका. सो और हम इंडिया ऑलरेडी जानते हैं. लेकिन जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया 7 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है. अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितनी कंट्रीज शो कर रहा हूं मैं? 8. एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ द साउथ एशिया. साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता, दो चाइना प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन हम साउथ एशिया में चाइना को इंक्लूड नहीं करते हैं. क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं. जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है. अगर हम हमारी इंडियन बॉर्डर्स को देखें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हिमालयन माउंटेन्स मिलेंगे. ओके, और हिमालयन माउंटेन्स क्या कर रहे हैं? चाइना को हमारे इस साउथ वाला जो एशिया, साउथ एशिया का जो हिस्सा है, एशियन कॉन्टिनेंट का जो साउथ वाला पोर्शन है, उसको जियोग्राफिकली क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है. ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश है, और इधर हम देखेंगे तो म्यांमार ऑल्सो इज डिवाइडेड, इधर हम देखेंगे तो पाकिस्तान ऑल्सो, और यहाँ पर देखेंगे तो वाटर बॉडी श्रीलंका को डिवाइड कर दी. अगर हम करेक्ट वे, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहे, हमारे माइंड में फिट करके रखना चाह रहे कि साउथ एशिया किस 7 कंट्री से मिलकर बना हुआ है, तो आप एक ट्रिक्स के जरिए अंडरस्टैंड करोगे. इंडिया मालदीव्स निकले बांग्लादेश पक्का भुट्टा लाने. अंडरस्टैंड करना, इंडिया मालदीव्स निकले बांग्लादेश पक्का भुट्टा लाने. ये एक ट्रिक है जिस ट्रिक के बेस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. ओके, इंडिया ऑलरेडी इट्स अ नेम ऑफ कंट्री, मालदीव इज द नेम ऑफ ए कंट्री. निकले से जो एन है, एन इज स्टैंडिंग फॉर नेपाल. बांग्लादेश कंट्री ऑलरेडी, पक्का का पी कैपिटल पाकिस्तान, भुट्टा का भूटान आ गया, और लाने के लिए श्रीलंका आ गया. क्लियर हुआ? ओके, तो इस टाइप से इंडिया मालदीव्स निकले बांग्लादेश पक्का भुट्टा लाने. तो ये 7 कंट्री मिलकर साउथ एशिया बनाती है. यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर. आगे देखते हैं. अगर हम देखते हैं तो इधर की साइड में हिमालय से, जो कि चाइना और ऊपर वाले हिस्से को सेपरेट कर रहा है. अगर हम इधर देखेंगे तो सी मिलेगा, इधर हम देखेंगे तो ओशन मिलेगा. तो इस टाइप से अब हमारी जो साउथ एशिया का जो हिस्सा है, जिसमें लिंग्विस्टिक और सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस मिलेंगे, लैंग्वेज
नेपाल में देखोगे तो नेपालीस बोली जाएगी, बांग्लादेश में बांग्ला, ओके। तो अलग अलग इस टाइप से अलग अलग कंट्रीज में देखोगे तो सब अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। फिर अगर हम देखा तो हमारा जो कल्चर है और उनके कल्चर से टोटली डिफरेंट है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिटी बना के हम काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाट द साउथ एशिया, जो साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। अगर हम बाउंड्रीज की बात करें, ईस्ट की बाउंड्रीज ओके जो कि म्यांमार से कनेक्टेड है, वेस्ट की बाउंड्रीज जो कि पाकिस्तान से कनेक्टेड है, वो अभी तक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन में क्लियरेंस नहीं है, और जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के साथ में ऑलमोस्ट कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। क्लियर हुआ ना? जैसे मैंने आपको बताया कि जो चाइना है, चाइना इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, फिर भी हम लोग चाइना को इंक्लूड नहीं करते हैं साउथ एशिया में। क्लियर हुआ? ओके नाउ साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी येट वन पॉलिटिकल स्पेस। अगर हम देखें तो जितना भी ये जैसे पाकिस्तान वाला एरिया, नेपाल वाला एरिया, भूटान वाला एरिया, म्यांमार वाला एरिया और श्रीलंका वाले एरिया को अगर हम देखें तो ये मिलकर साउथ एशिया बन रहा है। तो इस साउथ एशिया में डाइवर्सिटीज मिलेगी। म्यांमार का अपना खुद का कल्चर होगा, बांग्लादेश वालों का अपना खुद का कल्चर होगा, भूटान वालों का अपना खुद का कल्चर एंड सोशल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज होगी, नेपाल में अपना रहेगा, पाकिस्तान में अलग रहेगा, श्रीलंका में ऐसे अलग रहेगा। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिटी बना के काम कर रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे और यूनिटी से काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना? हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, किसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे, ये साउथ एशिया की जो 7 कंट्रीज है, 7 कंट्री मिलकर साउथ एशिया बना रहे। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है। हमारी डेमोक्रेसी है, कहीं कहीं डेमोक्रेसी थी, म्यांमार में थी, श्रीलंका में थी, बांग्लादेश में, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान में, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स आई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसके बारे में मैं आगे के वीडियोस में अपलोड करूंगा। ओके अब क्या होता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम अलग होने के बावजूद भी हमारी इंडिया की कंट्री और साउथ एशिया की जितनी भी 7 कंट्रीज है मिलजुल कर अपने डेवलपमेंट के लिए आगे काम कर रही है। अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें ओके तो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेट हुआ। कैसे? एक्चुअली क्या था, श्रीलंका और इंडिया के जो हमारे जो यहाँ तमिलनाडु के कुछ लोग श्रीलंका में जाकर शिफ्ट हो गए और वहीं रहने लगे, लेकिन लैंग्वेज के बेस पे वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस समय, इंदिरा गांधी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी उस समय चाइना को काफी कुछ सपोर्ट किया ताकि इंडियन तमिलियंस के साथ में वहाँ मिसबिहेव ना किया जाए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं हमारा भी सपोर्ट रहा है और उनका भी हमें सपोर्ट रहा है, और इनके डिटेल्स में आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। आज के वीडियोस में आप सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि साउथ एशिया क्या है। तो साउथ एशिया 7 कंट्रीज से मिलकर बनी हुई, और ये अगर हम देखें तो नेचुरली हमारी कंट्रीज की बॉर्डर इन कंट्रीज के साथ में डिवाइडेड है। ओके नेचुरल तरीके से डिवीजन है, और ये 7 कंट्रीज मिलकर एक साउथ एशिया बनाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो पाकिस्तान और बांग्लादेश थे वहां पर सबसे ज्यादा सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स होते थे। इनके बारे में सब कुछ आप 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें अंडरस्टैंड करना, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो कि जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज थी उस कंट्रीज में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश थी उसमें सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स थे। अब सिविलियन मतलब वहां डेमोक्रेसी भी थी और कभी कभी वहां मिलिट्री रूल्स भी चलता था, तो दोनों चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, और जिसकी वजह से उनकी जो डेमोक्रेसी थी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। क्यों सक्सेसफुल नहीं रही? क्योंकि वहां सिविलियन कभी डेमोक्रेसी का रूल चलता है, डेमोक्रेसी रूल कर रही थी, कभी मिलिट्री थी। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड मेंबर्स थे बाय द पीपल हु वर रूलिंग, और मिलिट्री मतलब जो आर्मी के ऑफिसर्स थे दे यूज्ड टू रूल। तो ये क्यों होता था, क्या रीजन था, कैसे होता था, इसके बारे में जब मैं आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्टोरी सुनाऊंगा तब आप अंडरस्टैंड करना, और उसके लिए आप मेरे वीडियो जरूर लाइक शेयर करना ताकि आपके इसके नोटिफिकेशंस और मिलते रहे। क्लियर? एंड इवन सब्सक्राइब ऑल्सो।
आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, कब बेनजीर भुट्टो एंड नवाब शरीफ रूल कर रहे थे, तब इनकी डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत सक्सेसफुली रन कर रही थी। जब सक्सेसफुली रन कर रही थी तो क्या हुआ, 1999 में मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान एंड रन बाय मिलिट्री। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1999 तक तो अच्छे से रूल कर रही थी, रन कर रही थी, किसके हेल्प से, बेनजीर भुट्टो और नवाब शरीफ। लेकिन क्या होता है, 1999 में वापिस से तख्ता पलट हो जाता है। कौन आ जाता है रूल करने, मिलिट्री गवर्नमेंट आ जाती है। अब आपने शायद पढ़ा होगा क्लास 9th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, रिमाइंड करो, याद करो अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो। उसमें कौन था, जनरल परवेज मुशर्रफ क्या करता है, पाकिस्तान में अपनी ही गवर्नमेंट बना के क्या करता है, रूल करता है। याद आया, पढ़ा हो तो ही याद आएगा, नहीं पढ़ा हो तो मेरे वीडियोस देखो, आपको पता चल जाएगा। ओके, फिर क्या होता है, अब टिल 2006 तक इनके सबके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं वीडियोस में, याद रखना। 2006 तक जो नेपाल था, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या था, रूल कौन कर रहा था, किंग कर रहा था, लेकिन जो उसके पावर्स थे, पावर्स वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या हो रहा, रूल कौन कर रहा है, किंग कर रहा है, लेकिन उसके जो पावर्स थे, उनके पावर्स के, उसकी जो पावर की डोर थी, किसके हाथ में थी, गवर्नमेंट के पास में। तो इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि उनके पास सक्सेसफुल लीडर्स नहीं थे, तो लीड करने के लिए कोई नहीं था, तो उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, और जिसकी वजह से वो लोग किंग को ही अपना लीडर मानते थे। क्लियर हो गया। लेकिन 2006 में क्या हुआ, वहां पर डेमोक्रेसी वापस से अडॉप्ट की गई। अब राजा को बोल दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो वहां भी वापस से डेमोक्रेसी हुई। डेमोक्रेसी आई तो जो इलेक्टेड लीडर्स थे वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाने लगे, लोगों के द्वारा। ओके, फिर बांग्लादेश ने नेपाल में भी सोचा कि यार एक काम करो, इंडिया जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका, इनमें डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत ठीक चल रही है, और सबसे बेस्ट डेमोक्रेसी तो हमारी कंट्री की थी। तो लोगों, जब उन्होंने देखा, किसने देखा, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों ने अंडरस्टैंड किया, रियलाइज किया, तो दे ऑल्सो एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी। कौन एक्सेप्ट किया, बांग्लादेश एंड नेपाल। देन Bhutan was still a monarchy, but king wanted once multi-party democracy. भूटान में भी डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां भी किंग का रूल चलता था। किंग वॉज द रूलर ऑफ द कंट्री, किसका, भूटान का। लेकिन वहां का किंग देखो कितना दयालु है कि वो चाहता था कि भूटान में मल्टी पार्टी सिस्टम हो, जो कि कैसी डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी लाना चाहता था। दैट मीन्स King was ready to adopt the democracy in Bhutan. Okay? फिर आगे देखते हैं, मालदीव्स था, और मालदीव्स के साथ में छोटे मोटे जो आइलैंड्स थे वो किसके अंडर में थे, सुल्तानेट। कब तक थे, 1968 तक। उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी आती, इनके बारे में डिटेल्स आपको मैं आगे बताऊंगा। इन जून 2005 में क्या हुआ, जो मालदीव्स की पार्लियामेंट थी उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम को एक्सेप्ट किया, और जब मल्टी पार्टी सिस्टम आएगी तो डेफिनेटली वहां पर डेमोक्रेसी के आने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। ओके, अगर हम देखें तो जो हमारा साउथ एशिया था, दो जियोग्राफिकली, सोशली, कल्चरली हम लोग अलग थे, कहीं अमीर भी थे, कहीं गरीब थे, उसके बावजूद भी क्या कर रहे थे, यहाँ के जो लोग थे, दे हैड द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का टेस्ट ले लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था, और जिसकी वजह से दे वांटेड टू थ्रो आउट द पावर ऑफ द रूलर्स। किंग के पावर्स को वो हटाना चाहते थे और डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, ताकि उनकी कंट्री सक्सेसफुली क्या हो, डेवलप हो। तो ये सब कुछ था अबाउट द साउथ एशिया, एक इंट्रोडक्टरी, और साउथ एशिया क्या है उसके बारे में। अब हम वेरियस जो 7 कंट्रीज है उनके डिटेल्स के बारे में आगे के वीडियोस में देखेंगे। So dear students, if you really like my videos, then like and share and subscribe my channel. तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो जीतू अवाया सर की क्लास के साथ। Thank you. Have a nice time ahead.